तो लॉन्ग सोलेनाइड से फील्ड हमें फाइंड करना है। सोलेनाइड में हम सिलेंड्रिकल फॉर्मर लेते हैं, इस टाइप से एक सिलेंडर बेस ले लेते हैं और इस सिलेंडर के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हम लपेट दें किसी कंडक्टिंग वायर्स के। इस टाइप से लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हम वायर के बनाएंगे और ये जो अरेंजमेंट होता है इसको हम सोलेनाइड कहते हैं। एक सिलेंडर लेते हैं और सिलेंडर पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बना देते हैं और इसमें जब हम वायर में करंट फ्लो करेंगे तो इस करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड हो जाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द एक्सिस होती है। सोलेनाइड जब हम लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एक्ट करता है, अलोंग द एक्सिस, क्योंकि जब करंट फ्लो हो रहा है सर्कुलर वायर में तो हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं फील्ड की। सपोज हमने इस टाइप से सिलेंडर लिया और इसमें वायर लपेटे जिसमें करंट फ्लो रहा था, तो करंट कैसे फ्लो होगा, है तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। तो करंट जो फ्लो होता है वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट को अगर हम इस टाइप से लेते हैं तो देखो थंब क्या है, अलोंग द एक्सिस आता है। करंट क्लॉकवाइज होगा तब भी थंब कहाँ आएगा, अलोंग द एक्सिस। तो फिंगर्स क्या बता रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिंगर्स रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड। तो ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो फील्ड कहाँ रहेगा हमेशा, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड। सोलेनाइड के बाहर इधर और इधर भी फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। फील्ड बाहर नहीं रहता है ना, आउटसाइड द सोलेनाइड हम कहते हैं कि फील्ड प्रैक्टिकली जीरो है। आउटसाइड सोलेनाइड फील्ड नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। फील्ड कहाँ रहेगा, सिर्फ सोलेनाइड के अंदर रहता है। आउटसाइड द सोलेनाइड फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास है, हमें फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनाइड के कारण से। तो सोलेनाइड में हम आई करंट फ्लो करते हैं और इस आई करंट के कारण से हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कुछ पैरामीटर्स ले लें। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हमने लिए थे उसको लेना होगा। तो सबसे पहले हम ले लें एन। एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनाइड की यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, लिख लेना क्लियर, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे यूनिट लेंथ के लिए। तो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम उसी की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो हमें एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पर अप्लाई करना है। एम्पियर सर्किटल लॉ जब भी अप्लाई करते हैं तो एक क्लोज्ड लूप लेना पड़ता है। तो हम एक क्लोज्ड लूप लेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए क्लोज्ड लूप लेना होगा, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ हमेशा क्लोज्ड लूप के लिए लगता है। हम एक क्लोज्ड लूप एज्यूम कर लें एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं, ठीक है। तो एक लूप बनाने में इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आएगा। इस डायग्राम को थोड़ा सा इनलार्ज कर ले, बड़ा बना ले, क्योंकि डेरिवेशन इसी डायग्राम पर बेस्ड है। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होंगे और इस टाइप से हम एक सिलेंडर लेते हैं और उस पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। इस टाइप से इस पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स थे जिसमें करंट फ्लो होता है।
हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है अलोंग द एक्सिस होगी, तो ये बी की डायरेक्शन है। हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर, तो हमें एक क्लोज्ड लूप लेना होगा। तो मैं क्लोज्ड लूप यहाँ पर बना देता हूं। तो इस टाइप से हमने क्लोज्ड लूप ले लिया। से ए बी सी डी, हमने क्लोज्ड लूप लिया ए बी सी डी, रेक्टेंगुलर लूप है। लेंथ ए से बी तक एल ले लेते हैं हम। लेट ए बी इक्वल टू एल, ए से बी तक जो लेंथ है वो एल होगी। अब इस लूप के लिए हमें एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है। एम्पियर सर्किटल लॉ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं पहली स्टेप तो मैं एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकता हूं। सबसे पहले तो ये बता दो कि ये जो लूप बनाया है ए बी सी डी, इसमें कितने टर्न आएंगे। ए बी सी डी लूप में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे। ए बी सी डी लूप में कितने टर्न आ रहे हैं, सारे टर्न तो नहीं आ रहे ना। एन अपॉन एल, एन अपॉन एल। वापस सोचो जरा, फिर से देखो एक बार। नंबर ऑफ टर्न्स, एन एल। अब ठीक है, क्या बताया था मैंने, एन क्या थे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना मैंने, इसलिए हाँ। तो यूनिट लेंथ में एन टर्न है हमारे पास। ए से बी तक कितनी लेंथ है, एल है। तो एल लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, दोनों तरफ एल से इंटू करो। यूनिट लेंथ में एन टर्न्स है, एल लगा दूं यहाँ पर, तो एल लेंथ में टर्न्स कितने होंगे, एन एन। तो सबसे पहले चीज इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो आ रहे हैं, हमने जो क्लोज लूप लिया है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, एन एल होंगे। ये क्लियर। अब मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूं इस के लिए। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्लोज लूप के लिए लगाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल किसके लिए, क्लोज्ड लूप के लिए। कौन सा क्लोज्ड लूप लिया है, ए बी सी डी, है ना। क्लियर लिख दो इंटीग्रेशन के नीचे, हम क्लोज्ड लूप ले रहे हैं ए बी सी डी। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या लिख दो, म्यू जीरो इंटू करंट। तो करंट की वैल्यू क्या रख दें, आई करंट इस वायर में फ्लो हो रहा था, वैल्यू ऑफ करंट इन द वायर इज आई। तो यहां करंट कितना लिखना होगा, आई एन एल। कल क्या बताया था मैंने, देखो कल जब डेरिवेशन किया था क्या देखा था हमने, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो होता है, हमने एक लूप ले लिया था। तो ये करंट लूप को कितनी बार थ्रेड करके गया, सिर्फ एक ही बार, है ना। ये सर्कुलर लूप है, एक स्ट्रेट वायर ऐसे गया तो एक बार करंट थ्रेड हुआ। यहाँ क्या हुआ देखो, यहां से यहां तक कितने टर्न्स है, एन टर्न है। यहाँ करंट फ्लो कर जाएगा ना, ऐसे करंट गया, इसमें गया करंट, इसमें ये करंट इसमें फ्लो होगा। एक बार उस लूप को क्रॉस करा इसने, यहाँ फिर एक और बार दूसरा टर्न है ये, फिर क्रॉस किया, फिर क्रॉस किया। तो जितने टर्न्स इसमें आ रहे हैं लूप में, उतनी बार करंट क्या होगा, क्रॉस होता है। करंट उतने ही टाइम्स क्रॉस होगा, इसलिए करंट एक बार नहीं क्रॉस हुआ। अगर एक बार क्रॉस होता तो सिर्फ क्या लगा देते, आई। टू टाइम्स होता तो क्या लगा देते, टू आई। एंड एनएल टाइम्स क्रॉस हुआ है तो क्या लगाना पड़ेगा, एनएल आई। तो ये हमने क्या अप्लाई किया है, एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई कर दिया, किस पर, लूप एबीसीडी पर। तो हम एबीसीडी लूप पर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर देते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दिया, ये पहली स्टेप हमारी जिसको हम यूज करेंगे,
ठीक है, ये हो गया एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ अप्लाई हमने कर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल फॉर क्लोज्ड लूप एबीसीडी विल बी इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स द करंट थ्रेडेड बाय द लूप। तो लूप में करंट कितनी बार थ्रेड होकर गया, जितने नंबर ऑफ टर्न्स थे। यूनिट लेंथ में n टर्न्स, एल लेंथ में nn टर्न्स, तो करंट nl टाइम्स थ्रेड होकर जाएगा। तो ये पहली स्टेप आ गई। अब हम इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, किसके लिए, एबीसीडी के लिए। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इस इंटीग्रेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। बी डॉट डीएल कहां से कहां तक, ए से बी तक, फिर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, बी से सी तक, बी डॉट डीएल, देन इंटीग्रेशन सी से डी तक, बी डॉट डीएल, और चौथी स्टेप इंटीग्रेशन डी से ए तक, बी डॉट डीएल। तो इस इंटीग्रेशन को मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि हमें इंटीग्रेशन किसके लिए करना था, अलोंग द लेंथ डीएल। बी में क्या है, कल क्या पढ़ाया था, कल परसों, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो इंटीग्रेशन हमें किसके अलोंग करना है, अलोंग लेंथ। और एबीसीडी तो क्या हो रहा था, पूरा एरिया हो रहा था, तो हमने उसको अलग अलग कर लिया, लेंथ की टर्म्स में कर दिया। एबीसीडी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए से बी पर जाना, फिर बी से सी पर, लूप पूरा हो गया ना देखो, फिर सी से डी पर जाएंगे और डी से वापस ए पर। तो क्लोज्ड लूप के लिए हमें लिखना है वैल्यू, तो बी डॉट डीएल हम लिख रहे हैं एबीसीडी के लिए, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस पे ध्यान से समझना है। यहां पर ये जो इंटीग्रेशन है बी से सी और डी टू ए, ये दोनों वैल्यूज जीरो हो जाएगी, ये दोनों वैल्यूज जीरो हो जाएगी। देखो क्यों जीरो हो रही है, एंगल 90 डिग्री हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ये हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है, और बी से सी उसके परपेंडिकुलर है। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ये, और डीएल मुझे कहां से लेना है, बी से सी तक, एंगल 90 डिग्री है। cos 90 जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो बीसी और एक और कौन सा, डी ए, ये डी से जब ए पर आ रहे हैं तो ये हम डीएल लेंगे, डी से ए पर आना है, और फील्ड ऐसे है परपेंडिकुलर होने के कारण से, तो ये दो इंटीग्रेशन तो वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बिकॉज इन दिस केस थीटा इज 90, यहां पर भी हमारे पास थीटा 90 है। ओके, अब क्या हुआ, ये जो एक इंटीग्रेशन और है सी से डी, ये भी खत्म हो जाएगा। सी से डी जो इंटीग्रेशन है ये भी जीरो हो जाएगा। ये क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि बाहर है। मैंने क्या बताया था, फील्ड कहाँ रहता है, सिर्फ इनसाइड द सोलेनाइड, इट इज आउटसाइड द सोलेनाइड, इसलिए बी की वैल्यू जीरो है। और जब बी जीरो होगा तो ये वाला इंटीग्रेशन भी जीरो हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ एक, कौन सा, बाकी सब जीरो हो गए। तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास जीरो हो जाएगी। बी से इंटीग्रेशन जीरो, डी टू ए वाला जीरो हो जाएगा एंगल 90 होने के कारण से, और सी से डी आउटसाइड द सोलेनाइड है इसलिए जीरो। तो ये तीनों जीरो तो बस हटा देता हूं मैं, इन तीनों का कोई मतलब नहीं, तो ये वैल्यू जीरो हो गई थी तीनों। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यू को मैंने हटा दिया, तो बचा सिर्फ एक, बचा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल कहां से कहां तक, ए से बी तक। अब जरा इसको सॉल्व कर लें, बस अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अगली स्टेप में लिखता हूँ, लेफ्ट साइड तो मेरी ऐसे चली रही है ना, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल कहां से कहां तक था, पूरे लूप के लिए, एबीसीडी के लिए, बचा क्या, सिर्फ ए टू बी। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक। अब यहां देखो, बी और डीएल कहां से कहां तक लेना है, ए टू बी, ए से बी कहां है, फील्ड की डायरेक्शन में है क्या,
ए से बी और यही डायरेक्शन फील्ड की है, मतलब बी और डीएल की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा बी डीएल कॉस 0, क्योंकि बी और डीएल सेम डायरेक्शन में थे। ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, बी डॉट डीएल को हम लिखेंगे बी डीएल कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल। तो अगर ए से बी पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते जिसको डीएल कहते, तो वो बी की डायरेक्शन में ही था, तो बी की डायरेक्शन में ही है ए बी वाला पोर्शन, इसलिए एंगल 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कॉस 0 1 हो गया। बी कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ किसका, डीएल का, कहां से कहां तक, ए से बी तक, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ए से बी तक की लेंथ कितनी मानी थी, ए बी इक्वल टू एल है, तो ए से बी तक की टोटल लेंथ, डीएल छोटा सा पार्ट इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी विच इज बी इंटू एल। लेफ्ट साइड एज इट इज चल रही थी, लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट साइड को हमें वही लिखना है, बी डॉट डी एल, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन ए बी सी डी तक। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 लूंगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें। पहली इक्वेशन एम्पियर सर्कुलर लॉ से निकाली है, एम्पियर सर्कुलर लॉ को अप्लाई करना जरूरी था तो वो अप्लाई किया, और दूसरी इक्वेशन हमने कैलकुलेशन से निकाली। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। देखो इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में बी डॉट डी एल ए बी सी डी, यहाँ पर भी इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड में यही वैल्यू है, तो राइट साइड दोनों की इक्वेट कर देता हूं मैं। तो दोनों इक्वेशन के हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर ले तो हमें फील्ड का फॉर्मूला मिल गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट कर लें तो क्या आ जाएगा, बी इंटू एल इक्वल टू म्यू 0 आई एन एल, एल से एल कैंसिल, तो फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, म्यू 0 एन आई, और यही हम निकालना चाहते थे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, किसके कारण से, लॉन्ग सोलेनाइड से, वेर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये ध्यान रखना है, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बताएगा। एक चीज यहां से क्लियर हुई है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड की लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, सोलेनाइड की लेंथ कहीं नहीं आई इसमें कि कितनी लेंथ का सोलेनाइड था, क्या रेडियस थी, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला डिराइव हो गया लॉन्ग सोलेनाइड के लिए। तो फील्ड याद रखना है ना, लॉन्ग सोलेनाइड के कारण से फील्ड कितना होता है, म्यू 0 एन आई। so this is the field due to long solenoid, और यही हम निकालना चाहते थे, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया। तो ये फील्ड का फॉर्मूला सिंपल है, बहुत बहुत सीधे से हमें सिर्फ डायग्राम बनाना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखना है, एक क्लोज लूप ले लेना है, और उस क्लोज लूप के लिए एक एम्पियर सर्किट लगा दो, दूसरी बार क्लोज लूप के लिए सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर लो, एंगल कितना है, उससे 3 इंटीग्रेशन हट जाते हैं, और इजीली हम इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ड्यू टू सोलेनाइड।
तो ये हमने सोलेनाइड ली थी ना, इस टाइप से मान लो ये सोलेनाइड है मेरी, ठीक है, कुछ थिकनेस इसकी, इस टाइप से सिलेंडर था, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सामने वाला व्यू है ना, कई बार बुक में ऐसा डायग्राम भी बना हुआ रहता है सोलेनाइड के लिए, है ना, इस टाइप से, इसको भी समझ लो। सपोज मेरे पास एक ये सिलेंडर है, ठीक है, और अब इस सिलेंडर पर अगर हम एक वायर को राउंड करेंगे और उसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में, तो थोड़ा सा इमेजिन करना है ना। चलो सपोज हमारे पास एक वायर, और इस वायर को हम ऐसे लपेट देते हैं इस पर, और इसमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो करंट की कोई भी एक डायरेक्शन अगर लोगे तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तुम्हें कहा, उसको छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, तुम्हें करंट की डायरेक्शन किधर दिखेगी, ऐसे करंट जा रहा है तो तुम्हारी ओर, यहाँ पर, ठीक है, और ये करंट टर्न होकर कैसे गया, यस ऐसे, तो ऊपर वाले फेस पर से करंट कहाँ है, तुम्हारी तरफ दिख रहा है। अगर करंट नीचे ऐसे जा रहा है तब कहाँ जाते हुए दिखेगा, अंदर जाते हुए दिखेगा। मतलब एक फेस से अगर देख रहे हैं, इधर से सामने से अगर देख रहे हैं, है ना, क्रॉस सेक्शन व्यू देखे सामने से, तो क्या दिखेगा, ऊपर से करंट कहाँ जाते हुए दिख रहा है, बाहर, और ये करंट टर्न होकर ऐसे टर्न घूमेगा तो नीचे करंट कहाँ जाता हुआ दिखेगा, अंदर दिखेगा। तो एक पर करंट कहाँ, बाहर, एक फेस पर करंट कहाँ, अंदर जाता हुआ। तो बस किसी भी एक पर बना सकते हो। तो ये मैंने दोनों, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो यहाँ करंट अगर बाहर जा रहा है तो क्या लगाऊंगा, डॉट। तो जब यहाँ करंट बाहर जा रहा है तो यहाँ कहाँ जाएगा, अंदर, तो यहाँ क्या लगाएंगे, क्रॉस। तो ऐसे लगाकर भी इसको बताते हैं। तो ये डॉट और क्रॉस का मतलब ये कि यहाँ करंट कहाँ आ रहा है, बाहर, और करंट यहाँ से कहाँ जा रहा है, इधर से अंदर जा रहा है। हमने लूप कैसा लिया है वो पता लग जाता है ना, ये डॉट क्रॉस लगे हुए हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो एक तरफ डॉट लगा रखा है, एक तरफ क्रॉस लगा है, ठीक है। तो ये सोलेनाइड है हमारी, ये सोलेनाइड का ये जो पोर्शन था, एक तरफ अगर डॉट यहाँ अगर है, मीन्स यहाँ से करंट बाहर आ रहा है तो यहाँ से अंदर जाएगा, ऐसे क्रॉस, है ना, ऐसा लगा हुआ भी कई बुक्स में रहता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और फील्ड कहाँ रहेगा, सोलेनाइड के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो यहाँ से अंदर से जाएगी। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से इस टाइप से पास होकर चली जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो की हुई है सोलेनाइड से। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बता रही है कि वेल इनसाइड द सोलेनाइड, यहाँ देखो अंदर इतने पोर्शन की बात करें, यहाँ तो लाइंस क्या हुई, दूर दूर हो गई, इधर भी लाइंस क्या हो गई थी, दूर, पर यहाँ लाइंस पैरेलल है। इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो क्या कहेंगे हम, इनसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। So inside the magnetic field will be uniform. So well inside field uniform रहेगा। एंड्स पर जाकर फील्ड कम हो जाता है, हाँ? क्योंकि लाइंस दूर दूर हो गई। लाइंस दूर दूर होना मतलब फील्ड का वीक होना। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर तो फील्ड वीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास फील्ड स्ट्रॉन्ग। वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड में भी होगा। तो ये लाइंस भी ड्रॉ की हुई है नोट्स में, देखो पेज नंबर 7 पर नीचे है ना, उसमें। तो ये पूरा डॉट और क्रॉस लगे, तो डॉट और क्रॉस का मतलब अब क्लियर है कि क्यों डॉट और क्रॉस लगे, क्योंकि करंट इसमें फ्लो हो रहा है सर्कुलर टर्न में। तो इधर से हमें एक बार बाहर जाते हुए दिखेगा एक फेस से, दूसरे फेस पर अंदर जाते हुए दिखाई देता है। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। तो ये सेकंड एप्लीकेशन थी हमारे पास एम्पियर सर्किट लॉ की। मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना था ड्यू टू लॉन्ग सोलेनाइड। अब थर्ड एप्लीकेशन हम देखते हैं। तीसरी एप्लीकेशन हमारे पास एम्पियर सर्किट लॉ की, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है ड्यू टू टोराइड या टोराइडल सोलेनाइड कहते हैं उसको, एक ही बात है। तो तीसरी एप्लीकेशन हमारे पास, थर्ड एप्लीकेशन और तीसरी और लास्ट एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ की, है ना। 3 एप्लीकेशन है जिसमें से सेकंड और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक तो कल मैंने कराई थी स्ट्रेट वायर वाली, वो तो ज्यादा आती नहीं है, बट आज जो मैंने पढ़ाया सोलेनाइड, इसको बहुत बार पूछते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनाइड। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइडल सॉलिनाइड या टोराइड। तो टोराइड क्या होता है पहले उसको समझ लें। हम क्या करें, एक रिंग ले लें, इस टाइप से एक रिंग ले लेते हैं, सपोज रिंग की थिकनेस होगी कुछ, है ना। तो ये एक रिंग ले ली और इस रिंग पर क्या करना, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बना देना है। कैसे बनाना है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, पूरे रिंग पर लपेट देना है इसे, पूरी रिंग पर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हम वायर लेकर के रिंग के चारों तरफ इस तरह से लपेट देते। यहाँ से करंट फ्लो होगा और किस में जाएगा, हर एक टर्न्स में से होता हुआ जाएगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा करंट। तो ये एक रिंग हमने ले ली, लेट रेडियस इज आर। तो आर रेडियस की एक रिंग ले लेना और उस रिंग पर सब तरफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बना लेना। इसको कहते हैं टोराइड। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड टोराइड। So toroid is an anchor ring and on which large number of turns wound. इसको हम टोराइड कहते हैं। और फिर इसमें भी वही ले लें वापस, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सेम एक्सप्रेशन यहां पर भी ले लेंगे हम कि लेट n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें जब करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम 3 अलग अलग पॉइंट पर फाइंड करना चाहते हैं। एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, जैसे उसमें है वही नोटेशन रख देता हूं मैं। कुछ लिया है, पी लिया है, एक तो पी ले रखा है ना इनसाइड। तो एक तो पी पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करना है, क्यू बाहर भी ले रखा ना। एक और पॉइंट ले लें क्यू, तो इस क्यू पॉइंट पर हमें फील्ड फाइंड करना है। और एक पॉइंट और ले लेंगे, 3 पॉइंट्स लेकर के हम फील्ड फाइंड कर लें। तो 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, P, Q, और एक कहाँ लेंगे हम पॉइंट, इस सोलेनोइड पर, इस रिंग पर। इस पॉइंट को कुछ और ले लो, R ले लो, कैपिटल R। तो हमें तीनों जगह फील्ड फाइंड करना है PQR पर। ये R पॉइंट यहाँ पर है, तीनों पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हमें फील्ड कहाँ निकालना है, पॉइंट P पर। तो हम क्या करेंगे, P पॉइंट से पास होता हुआ एक लूप बना लो। जिस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है ना, लूप वहां से क्रॉस कर दो। हमें फील्ड कहाँ निकालना है, P पॉइंट पर। क्या लगाना है, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ हमेशा किस में लगता है, क्लोज लूप में। तो ये मैंने क्लोज लूप बना लिया, ये क्लोज लूप बना लिया और इसमें अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, फॉर पॉइंट P के लिए मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है। तो क्या लगाऊंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू 0 इंटू, बोलो करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू 0, क्योंकि करंट तो यहां फ्लो हो रहा है ना, यहां इस लूप के अंदर कौन सा करंट है। हमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है फॉर दिस लूप। इस लूप को अगर मैं C1 नाम दे देता हूं तो यहां लिख देता हूं कि फॉर लूप C1। ठीक है, तो क्या होगा, इस लूप
को थ्रेड करता हुआ कोई करंट गया है क्या? ये तो बीच में है, करंट तो यहाँ फ्लो हो रहा है। तो आई की वैल्यू क्या रखी? 0। तो फील्ड क्या आ गया? दैट मीन्स अंदर कहीं फील्ड नहीं होगा, खाली स्पेस में। अगर एक रिंग हमारे पास है और उसमें हम वायर लपेट कर उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाती है। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो पी पॉइंट पर फील्ड, पहले लूप इस C1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0। ठीक है, दूसरा फील्ड फाइंड कर ले हम यहाँ, किस पॉइंट पर? इस रिंग पर ही। तो यहाँ फील्ड निकालना है हमें इस पॉइंट पर। तो लूप कहां से पास होकर जाएगा? इस रिंग से। लूप जो है वो रिंग से पास होकर जाएगा। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स करंट। अब करंट बोलो, अब करंट की वैल्यू आर पॉइंट यहां निकालना है या यहां निकालना है, कहीं पर भी ऐसा ले लो, है ना। यहां फील्ड निकालना था मान लो इस पॉइंट पर। तो लूप यहां से पास होकर जाएगा पूरा ऐसे। तो यहाँ नम करंट जो आएगा वो कितना होगा? I इंटू 2πRN, क्योंकि सर्कुलर है। अब R रेडियस की मेरी रिंग थी, तो टोटल लेंथ कितनी है इस रिंग की? 2πR लेंथ है। यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स n थे, टोटल लेंथ अब कितनी है? 2πR है। सर्कल है ना ये, हमने रिंग जो है भी सर्कुलर और इसी में वायर लपेटे हैं, तो टोटल लेंथ 2πR है। तो 2πR लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे 2πRN, और जितने टर्न उतनी बार लूप थ्रेड हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर जो आए हैं वो 2πRN है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2πRN लगा दिया है इंटू आई। 2πR नंबर ऑफ टर्न्स इंटू n, यहाँ पर 2πR सर्कमफ्रेंस एंड नंबर ऑफ टर्न्स लेकर के टोटल हो गया 2πRN। तो ये एम्पेयर सर्किट लॉ लगा लिया है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो किससे? एम्पेयर सर्किट लॉ से आ गई। और दूसरी इक्वेशन हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा लें। इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl चाहिए, तो कैसे लिखेंगे हम? इंटीग्रेशन B dl cos 0, सेम जैसा पहले कर रहे थे वैसे ही। तो B cos 0 की वैल्यू 1, इंटीग्रेशन करना होगा किसका? dl का। तो B और इंटीग्रेशन ऑफ dl इज नाउ 2πR। इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl विल बी 2πR। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किससे इक्वेशन 1 कैसे बनाई? एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करके। सेकेंड इक्वेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, B डॉट dl को हम B dl cos थीटा लिखेंगे, और लूप ऐसा चूज करना कि फील्ड की डायरेक्शन और dl की डायरेक्शन सेम आए, जैसे कल बताया था। तो डायरेक्शन सेम ले लेंगे तो cos 0 1 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है इक्वेशन 1 और 2 की। तो इक्वेशन 1 B डॉट dl विच इज दिस, और इक्वेशन 2 में भी B डॉट dl है। राइट साइड दोनों की हम इक्वेट कर दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 B इंटू 2πR विच इज इक्वल टू म्यू 0 I इंटू 2πRN। 2πR से 2πR कैंसिल, सो अगेन वी गेट म्यू 0 Ni। जो फॉर्मूला हमारे पास स्ट्रेट सोलेनाइड में आया था वही फॉर्मूला टोराइड के लिए भी आ गया, सेम फॉर्मूला टोराइड के लिए। तो B इक्वल टू म्यू 0 Ni। तो ये फील्ड की वैल्यू हमारे पास आई है। कहां पर? सोलेनाइड पर, इस रिंग पर हम ले रहे हैं। और तीसरा पॉइंट और है,
फील्ड हमें क्यू पर भी फाइंड करना है आउटसाइड द सॉलिनॉइड। तो एक लूप अब वहां से पास होता हो बना लें, है ना। जहां से फील्ड, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वहां पर हमें एम्पियर लूप पास होते हुए दिखाना है। हमें फील्ड पी पॉइंट पर फाइंड करना था, हमारा एम्पियर लूप पी से गया। हमें फील्ड आर पर निकालना है तो एम्पियर लूप कहां से जाएगा, आर से। अब हमें पी पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है तो अब हमें एम्पियर लूप पी पॉइंट से क्रॉस होता हुआ लेना है। तो 3 अलग अलग केसेस हैं ये। तो वेल इनसाइड द अंदर जब निकाल रहे हैं कहीं पर भी तो फील्ड 0 हो रहा है। फील्ड सिर्फ इस सॉलिडॉइड पर है, रिंग पर है। और कितना फील्ड है वो हमने निकाल लिया, μ09। अब हमें फील्ड निकालना है क्यू पॉइंट पर। तो मैं एक लूप क्यू से पास होता हुआ बना लेता हूं। तो एक लूप क्यू से, अब हमें इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है क्यू पॉइंट पर विच इज आउटसाइड द सॉलिनॉइड। तो क्यू पॉइंट जो है वो यहाँ है। अब मेरा एम्पियर लूप ऐसा बनेगा, ये है ना, डॉटेड बना लेता हूं मैं। तो ये डॉटेड लूप जो है ये एम्पियर लूप है। दिस इज एम्पियर लूप। नाउ व्हाट विल बी द करंट और व्हाट विल बी द फील्ड। अब अगर हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे तो क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू μ0 के साथ अब क्या लगाना है, बोलो। थर्ड केस, यहां फील्ड निकालना है क्यू पॉइंट पर। यस, सोचो जरा क्या होगा। पी पॉइंट पर हो गया, क्यू आर पर हो गया। क्यू के लिए बोलो क्या करें अब। क्यों 0, क्यों क्यों करंट ही है ना। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा भाई, थ्रेड ही है ना। नहीं क्यों नहीं हो रहा है, अरे इसके ऊपर वायर पूरी ऊपर वाले लूप के। करंट तो थ्रेड हो रहा है। थ्रेड मतलब पास होकर चला जाना। हाँ क्या कंडीशन होना चाहिए, करंट तो थ्रेड होगा। हाँ बोलो क्या लिखूं, तुम बोलोगे जो लिख देता हूँ मैं तो। उसमें मत देख। तो μ0 into 0, therefore field will be 0। फील्ड की वैल्यू जो होगी वो 0 आएगी। आउटसाइड भी फील्ड नहीं होता है तो इनसाइड फील्ड नहीं रहेगा इसमें, यहाँ पर कहीं आउटसाइड भी फील्ड नहीं रहेगा। फिर इस फील्ड सिर्फ कहाँ है, अलोंग दैट रिंग, इस एंकर रिंग पर जो है वो फील्ड होगा बस। करंट की वैल्यू 0। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया तो तुम कहोगे कि करंट जो है वो थ्रेड हो ही नहीं रहा है। करंट थ्रेड हो रहा था और मैं उस करंट की वैल्यू भी लिख रहा हूं अब, I माइनस आई इंटू 2πr एन एल लिखना है। वो सब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ लिखने की। मैंने करंट लिखा I माइनस आई। ठीक है, ये जो लूप है इस लूप को करंट थ्रेड कर रहा है। कौन सा करंट थ्रेड कर रहा है, दोनों करंट, अंदर जाने वाला भी और बाहर आने वाला भी। और दोनों करंट सेम है क्योंकि अलग अलग वायर नहीं, एक ही वायर है। तो इस तीसरे वाले लूप को थ्रेड कर रहा है करंट। कैसे, 2 बार थ्रेड करते हुए करंट यहां से पास होने वाला है ना। लूप बनाओगे तब पता लगेगा। हाँ ये सब जो है थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझने वाली चीजें हैं, हाँ ना। प्रैक्टिकली जब देखोगे तो यहाँ पर पता लगेगा। इसको इसको कभी देखोगे कैसे बता सकते हैं।
कुछ है चाबी होगी तुम्हारे पास? चाबी में रिंग रहती ना अंदर, छोटी रिंग है कोई? ना ना ना, रिंग चाहिए मुझे। चलो इसको देखते हैं, हाँ ना, थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ इसको बताने का। सपोज ये मेरे पास रिंग है एक, ठीक है, ये रिंग है। अब इस रिंग पर मैंने क्या किए हुए हैं, वायर लपेटे हुए हैं। कैसे वायर लपेटे हुए हैं? ऐसे, तुम्हारी तरफ से देखना, यहां से वायर गया अंदर और इस रिंग पर लपेटूंगा तो इधर से बाहर निकलेगा ना, ऐसे ही होगा ना। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर ये ले लूं, सपोज ये मेरे पास ये है। अब मुझे उसको भी यूज करना है मुझे। अब मुझे क्या करना है, इस पर इस पर ऐसे टर्न बनाना है, लपेटना है। तो यहां से मैंने एक वायर लिया इधर से, ऐसे कहाँ गया, फिंगर देखो कहाँ जा रहा है करंट, अंदर। और यहां से जब आएगा वापस, मुझे टर्न देके वापस इधर लाना ना वायर को अगला टर्न देने के लिए। तो जब नीचे से आएगा तो वायर वापस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको इमेजिन करना, बस इसको याद रखना तुम। ठीक है, अब क्या किया है मैंने, ये मेरी रिंग है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जो कौन सी, जो कैसी, छोटी है। तो ये मैंने ले ली छोटी रिंग और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। कहाँ जा रहा है इसमें करंट, इधर से ऊपर से अंदर, नीचे से बाहर। अब ये रिंग एक और मेरी, ये क्या मेरा एम्पियर लूप, जहां फील्ड निकालना है। अब ये वाली रिंग इसके अंदर है, तो क्या हुआ, जो करंट इस अंदर वाली रिंग से गया वो यहां से भी तो गया है, इसी के अंदर है। पर कहाँ, एक अंदर और एक इधर से फिर वापस बाहर भी। तो एक के लिए क्या लिखूंगा, आई, दूसरा यहीं से वापस बाहर आ रहा है, माइनस आई। तो इससे थ्रेड होने वाला नेट करंट क्या हो गया, 0 हो गया। थ्रेड तो हो रहा है ना, आया समझ में? आओ तो ये यहाँ इस टाइप से करके देखोगे, इमेजिन करोगे तब समझ में आएगा। हाँ? कि अगर ये एक रिंग है, इसमें हम वायर लपेटे, तुम्हारी तरफ से देखो, इसको वायर लपेटना ऐसे तो अंदर और बाहर जाते हुए दिखाई देगा। और अब ये रिंग के बाहर अगर एक रिंग बना लूं और इसको इस पर रख दूं, तो जो अंदर इस रिंग में क्रॉस होकर गया वही इससे भी क्रॉस होकर जाएगा ही, क्योंकि ये इसके अंदर है। तो क्या आएगा, प्लस आई माइनस आई, और इसलिए वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये तीनों केस में हमारे पास फील्ड आ जाता है। तो फील्ड कहाँ रहेगा, सिर्फ इस रिंग पर रहेगा बस, यहाँ। और यहाँ पर फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो तीसरी एप्लीकेशन हमारे पास किसकी, एम्पियर सर्किट लॉ की। तीनों कंडीशन में हमने फील्ड फाइंड कर लिया। तो फील्ड फाइंड किया किससे, एक तो स्ट्रेट सोलेनोइड से, लॉन्ग सोलेनोइड से, और तीसरा फील्ड जो है टोरॉइडल सोलेनोइड से।